बैठिए। पिछला क्लास में क्या बताए थे? संवैधानिक स्रोत और अनुसूची। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में हम लोग क्या बताए थे? अनुसूची के बारे में पढ़े थे। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, पिछले क्लास में हम लोग ने अनुसूची को पढ़ा था और आज अनुसूची कंप्लीट करा दिए थे। बचा हुआ था कितना तक बताए थे? 7 8 तक। ठीक है, आज देख लेंगे। तो अनुसूची 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 8 तक अनुसूची को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे और आगे के क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटी का 10वां क्लास होगा, आप सभी देख रहे होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलिटी के 10वां क्लास को। चलिए ध्यान दीजिएगा। इससे पहले संविधान में हम लोग क्या, संविधान का निर्माण हो चुका था। इसके अलावा हम बता चुके थे विशेषता के बारे में, विशेषता के बाद संवैधानिक स्रोत के बारे में बताए थे। आप बताइएगा तो संघीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा। संघीय शासन व्यवस्था, कुछ क्वेश्चन बताइए। क्या हुआ, याद नहीं किए हैं? नोट करते हैं या नहीं करते हैं? वीडियो पर ध्यान देते हैं, सिर्फ मतलब ऑनलाइन पे ध्यान देना है। नोट क्या कीजिए। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया था। किसके संविधान से? कनाडा से। अगर पूछा है संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया, तो संसदीय शासन व्यवस्था बोलिए। हाँ, ब्रिटेन या इंग्लैंड। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। बताइए, राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया था? हाँ, कनाडा। ठीक है, अनुसूची 4 बताइए आप। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में था क्या चीज? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक ना, कुछ याद नहीं किए हैं। सीटों का आवंटन ऑन कैमरा ला के आप लोग को मार लेगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक ना, याद नहीं हो रहा है, सो ध्यान नहीं रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, रिवीजन करा देते हैं अनुसूची को। चलिए अनुसूची 1 पर रहे थे भारत, राज्य और संघ क्षेत्र। ठीक ना, अनुसूची 1 पर क्या पर रहे थे? राज्य एवं इसके संघ। ठीक ना, तो हम क्या पढ़े थे? भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अनुसूची 1 में था राज्य एवं इसके संघ क्षेत्र, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स किए थे हम लोग ने। क्या क्या डिटेल्स किए थे? तो हम बताए थे कि 2019 से पहले की बात बताए थे कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, और क्या बताए थे कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो एक राज्य खत्म हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ठीक ना, तो क्या हो गया कि एक राज्य था 28 राज्य हो गया और 2 केंद्र शासित हो जाएगा तो कितना? 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन हम बताए थे 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो कितना केंद्र शासित प्रदेश हो गया? 8। इस प्रकार से वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अनुसूची 1 के तहत राज्य एवं संघ क्षेत्र का चर्चा किया गया था। ये बताए थे। अनुसूची 2 क्या था? तो अनुसूची 2 में बताए थे विभिन्न पदाधिकारी को दिया जाने वाला वेतन की चर्चा था। ठीक ना, 3 में शपथ की चर्चा था, 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा था। अब बताइए राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है? 252। बहुत अच्छा, कहिए पढ़ा दिए थे 252? 238। खूब पढ़ाई हो रहा है। राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 245। ठीक ना, और अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 250। तो बताइए 245 था, आप बताइएगा 245 है जब राज्यसभा में सीटों की संख्या, तो इसमें चुनाव कितना पर होता है? चुनाव कितना पर होता है? 233 पर चुनाव होता है। राष्ट्रपति के द्वारा कितना मनोनीत किया जाता है? 12। इस प्रकार से जब वर्तमान में सीटों की संख्या है 245 तब। ठीक ना, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा अनुसूची 4 में किया गया। ठीक है, अनुसूची 5 में ध्यान देंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक ना, इन सब पूर्वोत्तर 4 राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार का चर्चा किया गया था अनुसूची 6 में। ठीक ना, अनुसूची 7 में बताते संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक ना, तो बताइएगा संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। पहले संघ सूची में विषय की संख्या कितना था? हाँ, 97। अभी कितना हो गया? 100। समवर्ती राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। लेकिन राज्य के हित में होगा तब कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार।
ठीक ना। पहले राज्य सूची में विषय की संख्या कितना था, हाँ 66, और अभी वर्तमान में कितना है 61। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। क्लियर है? समवर्ती सूची बताएगा, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास, लेकिन विषय समान हो जाएगा तो किसके द्वारा बनाया गया कानून मान होगा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान होगा। पहले समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितना था? तो पहले समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितना था बताइए? 47, ठीक ना। 5 विषय इसमें जुड़ गया तो कितना हो गया? 52। तो अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में विषय की संख्या 52 था। आप बताइएगा, एक नोट में हम बताए थे पिछले क्लास में कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाता है? हाँ, आपातकाल की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाता है? बताइए। अच्छा 360, बहुत अच्छा, हमसे भी लिखवा दीजिए। अनुच्छेद 250 के तहत 360 में वित्तीय आपात का चर्चा किया गया है, ठीक ना। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राजकीय आपात और 360 वित्तीय आपात, ये आपातकाल का है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? केंद्र सरकार के पास। अनुच्छेद कितना के तहत? 250 के तहत। तो ये था अनुसूची 7, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? अनुसूची 8 देखिए, ऑफलाइन क्लास भी जाकर पढ़िए। चलिए ध्यान देंगे, अनुसूची कितना होगा? अब 7 देख लिए ना, अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में देखे थे भाषा का उल्लेख, ठीक ना। अनुसूची 8 में क्या चीज का उल्लेख किया गया? भाषा का। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितना था? 14। वर्तमान में भाषा की संख्या कितना है? 22, ठीक ना। तो ये बदला कैसे और किस संविधान संशोधन के तहत, इसके बारे में पिछले क्लास में हम बता चुके थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या बताए थे? 21वां संविधान संशोधन बताए थे, कब? 1967। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत क्या किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन सी भाषा को जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्या भाषा के रूप में? सिंधी को जोड़ा गया 15वां भाषा के रूप में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991, ठीक ना। और 71वां संविधान संशोधन 1991 के तहत 1992 है, सॉरी, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी भाषा जोड़ा गया? 3 भाषा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, 3 भाषा जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। आगे ध्यान देंगे, एक बताया थे 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक ना। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितना भाषा जोड़ा गया? 4 भाषा जोड़ा गया, ठीक ना। कौन कौन भाषा जोड़ा गया बताइए? बोरो, डोगरी, मैथिली और एक संथाली। इस प्रकार वर्तमान में भाषा की संख्या कितना? 22। तो यहाँ तक हम क्लास करा चुके थे, ठीक है। तो इस बात को समझ चुके। तो मूल संविधान में भाषा की संख्या कितना था? 14। वर्तमान में भाषा की संख्या 22। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार वर्तमान में भाषा की संख्या 22 है। तो यहाँ तक क्लास हम लोग का हो चुका था। चलिए आज हम लोग 9वीं अनुसूची को देखते हैं। और 9वीं अनुसूची मूल संविधान में था नहीं, क्योंकि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था? 8। अभी वर्तमान में कितना है? 12। तो समझिए अनुसूची 9 किसको जोड़ा गया? तो अनुसूची 9 जो जोड़ा गया है, अनुसूची 9 के तहत किसको शामिल किया गया? तो भूमि अधिग्रहण को, ठीक ना। किसको जोड़ा गया? भूमि अधिग्रहण को 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया है, ठीक ना। जोड़ा गया, ठीक है। तो ध्यान देंगे, भूमि अधिग्रहण को 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। कैमा संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया होगा? तो ध्यान देंगे, संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ और अनुसूची 9 को जोड़ा गया। कैमा संविधान संशोधन के तहत? प्रथम संविधान संशोधन के तहत। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951,
ठीक ना। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि अधिग्रहण को अनुसूची 9 में जोड़ा गया, ठीक है। तो अनुसूची 9 क्या है, भूमि अधिग्रहण, और क्या संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। इस बात को याद रखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि अधिग्रहण को जोड़ा गया और अनुसूची कितने में जोड़ा गया है, 9 में जोड़ा गया। क्लियर है। संविधान में प्रथम बार संशोधन हुआ था। संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइएगा। हाँ, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। बहुत अच्छा याद है, याद कीजिएगा तब नहीं याद होगा, जब यादें नहीं कीजिएगा तो याद कैसे होगा। जो याद होता है भूलता ही नहीं है किसी को कभी, ठीक ना। चलिए ध्यान देंगे अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 को हम लोग देखेंगे। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल अधिनियम, ठीक ना। दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया अनुसूची कितना में, 10 में। दल बदल अधिनियम को, तो अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल अधिनियम है, ठीक है। इसको कैमा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ध्यान देंगे 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985, और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची कितना में, 10 में जोड़ा गया किसको, दल बदल को, ठीक है। तो दल बदल अधिनियम को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। क्लियर है, ये बात समझ में आया। तो अनुसूची 10, अनुसूची 9 भूमि अधिग्रहण, 10 दल बदल। क्लियर है। 11वां अनुसूची को देखेंगे, ठीक ना। अनुसूची कितना, 11। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज, ठीक ना। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज, ठीक ना। तो ध्यान देंगे अनुसूची 11 में पंचायती राज था, यानी अनुसूची 11 भी मूल संविधान, अनुसूची 11 भी मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो ध्यान देंगे पंचायती राज के बारे में हम लोग कुछ बात को समझेंगे, ठीक ना। तो ध्यान देंगे पंचायती राज के बारे में कुछ चीज को चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे महात्मा गांधी जी का सपना क्या, ठीक ना। तो महात्मा गांधी जी का सपना क्या था कि भारत में आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जी की आज़ादी के बाद संविधान लागू होने से पहले ही महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। अब बताइए महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948। क्या हुआ, आज शहीद दिवस है महात्मा गांधी जी के, ठीक ना। आज अच्छा दिन है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक ना। तो महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि माना जाता है 30 जनवरी 1948 को, ठीक ना। और जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, ठीक ना। तो ध्यान देंगे महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत आज़ादी के बाद भारत में जब संविधान लागू होगा तो क्या किया जाएगा, पंचायत स्तर पर भी निर्माण किया जाएगा, विकेंद्रीकरण किया जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था होगा भारत में आज़ादी के बाद संविधान लागू होने पर। लेकिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु संविधान निर्माण से पहले ही हो चुकी थी, ठीक ना। इस प्रकार महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद इनके सपनों को साकार किया गया और सजाने का प्रयास किया गया किनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना। ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना। तो ये किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी का सपना था और किनके प्रयासों से फिर से बिलिंग करना प्रयास किया गया था, किनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान देंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से बलवंत राय मेहता के द्वारा, ठीक ना, किनके द्वारा, बलवंत राय मेहता के द्वारा, ठीक ना, बलवंत राय मेहता के द्वारा या इनके सिफारिश पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर, ध्यान देंगे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो ध्यान देंगे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर ध्यान देंगे महात्मा गांधी जी की जयंती, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर या सिफारिश पर सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में लाया गया। कहाँ पर लाया गया, राजस्थान के नागौर जिला में। लेकिन ध्यान देंगे पंचायती राज स्तर पर पहला पंचायती चुनाव कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में चुनाव, ठीक ना। पंचायती राज व्यवस्था जो लाया गया है कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक ना। और दूसरा बार पंचायती राज व्यवस्था जो आया कौन सा राज्य में आया, तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को ही दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
तो ध्यान देंगे, हम क्या बताएं इस बात को समझिए। महात्मा गांधी जी का हम पढ़ रहे हैं अनुसूची कितना 11, और अनुसूची 11 में क्या पढ़ रहे हैं पंचायती राज, और पंचायती राज के बारे में कुछ बात को जान ले रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान देंगे, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा संविधान निर्माण कर दिया संविधान लागू के समय, ठीक ना। लेकिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु संविधान लागू होने से पहले ही हो चुकी थी। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी के सपना को सजाने का प्रयास किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही ध्यान देंगे बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर क्या किया गया या सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लाया गया? राजस्थान के नागौर जिला में लाया गया, ठीक ना। तो राजस्थान के नागौर जिला में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, और दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था जो लाया गया है 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिए। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ऐसे गया था, बिहार में पंचायती राज, जैसे कि हर राज्य में अपना अपना पंचायती राज व्यवस्था आया था, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लाया गया 1961 ईस्वी में, ठीक ना। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब आया? ठीक ना। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था आया 1961 ईस्वी में, ठीक है। और बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या दिया गया? ग्राम पंचायत, ठीक ना। हर राज्य के पंचायती राज व्यवस्था का अपना अपना नाम होगा, ठीक ना। तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का जो नाम दिया गया, जिसका नाम क्या हुआ? ग्राम पंचायत। और ये कब आया था? 1961 ईस्वी में। और कहाँ पर आया था सर्वप्रथम बार बिहार में पंचायती राज व्यवस्था? तो चंपारण में, ठीक ना। तो प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लाया गया? चंपारण में, ठीक ना। महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ था? चंपारण में, ठीक ना। कब हुआ था? 1917 में। तो प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर आया है? चंपारण में। क्लियर है? इस बात को समझ रहे हैं? आगे ध्यान देंगे। तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? पंचायती राज ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ध्यान देंगे, और बिहार के पंचायती राज व्यवस्था जो कितना स्तर का है? तो त्रिस्तरीय है, ठीक ना। तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था कितना है? त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय में कौन कौन सा है? तो ध्यान दें, ग्राम, प्रखंड, इसे अंचल भी कहा जाता है, और जिला, ठीक ना। तो बिहार का पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, ग्राम, प्रखंड और जिला। इसके बारे में एक बात और पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अनुशंसा पर त्रिस्तरीय किया गया है? तो बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर ही, ठीक ना। तो बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर, बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय किया गया। कैमा संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और पारित किया गया 93 में, ठीक ना। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया है? त्रिस्तरीय किया गया। और किसके अनुशंसा पर? बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर। अब क्या है? कितना स्तर पर? ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, और अनुसूची कितना में जोड़ा गया? 11 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूची कितना में जोड़ा गया है? 11 में जोड़ा गया, ठीक ना। और पंचायती राज के गठन की बात आएगा तो यहाँ बात समझ लीजिए, यहाँ तक समझिए ना। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब आया था? 1961 में, ठीक ना। और बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का कहाँ पर आया था? तो चंपारण में, ठीक ना। चंपारण में महात्मा गांधी जी के द्वारा जीवन का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना। और विश्व में दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, ग्राम पंचायत, ठीक ना। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक ना। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बिहार का, ठीक ना। कौन कौन सा में? ग्राम, प्रखंड और जिला। बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, ठीक है। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में।
और तीर स्तर ग्राम, प्रखंड और जिला। और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ध्यान देंगे। पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा संविधान के भाग 9 में किया गया है। ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा संविधान के भाग कितना में किया गया है? 9 में किया गया है। आगे समझिए थोड़ा सा और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था के गठन की चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 40 में है। ठीक ना, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज गठन का चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 40 का संबंध किस भाग से है? अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4 में राज्य के नीति निषक्तत्व के तहत पंचायती राज के गठन की बात कही गई है। भाग कितना में? भाग 4 में। ठीक है, ऐसे इसका विस्तृत जानकारी हम लोग देखेंगे भाग 9 में। और अनुच्छेद कितना से कितना में? तो अनुच्छेद 243 से लेकर के है, एल है, जे है, ये सब में। ठीक ना, वो सब हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। एक दो पॉइंट और देखेंगे। पंचायती राज में जो अनुसूची 11 है पंचायती व्यवस्था, इसमें विषय की संख्या कितना है? तो पंचायती राज में विषय की संख्या 29 है। ठीक ना, तो पंचायती राज में विषय की संख्या कितना है? 29। ठीक ना, तो इतना बात कम से कम अनुसूची 11 में हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, अनुसूची 9 देखे थे भूमि अधिग्रहण, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि अधिग्रहण को जोड़ा गया है। ठीक ना, ध्यान देंगे। अनुसूची 10 दल बदल अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को जोड़ा गया। अनुसूची कितना में? 10 में। 11 में था पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए हम क्या क्या बताएं, इस चीज को समझिएगा। तो ध्यान देंगे, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बताया कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में संविधान लागू होने के बाद क्या लाया जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था को लाया जाएगा। ठीक ना, लेकिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु संविधान लागू होने से पहले ही हो गई। कब हो गई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, इस पर क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रयासों से बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर या सिफारिश पर प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। कहाँ पर लाया गया? तो लाया गया जी कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक ना, और कब लाया गया? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लाया गया? तो आंध्र प्रदेश में लाया गया और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लाया गया। क्लियर है? आगे समझिए, ध्यान देंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो लाया गया 1961 ईस्वी में, कहाँ पर लाया गया था? चंपारण में। और बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन सा? ग्राम पंचायत। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? त्रिस्तरीय है, ग्राम, प्रखंड और जिला है। ठीक ना, उड़ीसा के पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? उड़ीसा के पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? पानी पंचायत। ठीक ना, और बंगाल का पंचायती राज व्यवस्था जो 4 स्तरीय है, ध्यान रखेंगे। बंगाल का पंचायती राज व्यवस्था कितना स्तर का है? 4 स्तर का। और अशोक मेहता समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पे बांटा गया। ठीक ना, तो अशोक राय मेहता के समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था कितना स्तर पे? 2 स्तर पे। और बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था कितना स्तर पे? त्रिस्तरीय। क्लियर है? बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय। क्लियर है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय किया गया, ग्राम, प्रखंड और जिला। और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची कितना में जोड़ा गया है? 11 में। और पंचायती राज की चर्चा संविधान के भाग पूछा जाए तो भाग 9 में किया गया है। ठीक ना, चलिए आगे समझिए। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज के गठन का चर्चा किया गया। और अनुच्छेद 40 का संबंध किस भाग से है? तो भाग 4 से राज्य के नीति तत्व में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और ये पंचायती राज में विषय की संख्या कितना है? तो विषय की संख्या 29। क्लियर है? तो ये था अनुसूची 11। अनुसूची 12 को देखेंगे। अनुसूची 12, तो अनुसूची 12 में नगर पालिका का चर्चा किया गया। क्या चीज का? नगर पालिका का चर्चा किया गया। यह भी मूल संविधान में नहीं था। इसे कैमा संविधान संशोधन 74वां, 73वां में पंचायती राज और 74वां में नगर पालिका। तो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 और 93 में लागू किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को शामिल किया गया। अनुसूची कितना में? 12 में। ठीक ना, अनुसूची 12 में शामिल किया गया। और नगर पालिका में विषय की संख्या कितना है? 18। तो नगर पालिका में विषय की संख्या कितना है? 18। तो ये था हम लोग का अनुसूची कितना? 12। याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। अनुसूची 1 राज्य एवं संघ क्षेत्र, अनुसूची 2 वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा का सीटों का आवंटन, 5 में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार, 6 में पूर्वोत्तर 4 राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार और उपबंध। ठीक है ना, 7 में संघ सूची 4 में बताया था ना राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
ठीक ना। 5 में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार। 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक ना। और अनुसूची कितना बच गया? 7। 7 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय की संख्या कितनी, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, ठीक ना। संघ सूची में विषय की संख्या पहले 97 में, अभी 100। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार, लेकिन राज्य के हित में होगा तब कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। पहले विषय की संख्या 66, अभी 61। 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर किसमें? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अनुसूची और समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों, लेकिन राज्य के हित में होगा तब कौन बनाएगा? सॉरी, विषय समान हो जाएगा तब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। पहले विषय की संख्या 47, अभी कितना? 52, ठीक है। अनुसूची 8, 22 भाषा का उल्लेख। मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत कितनी भाषा को जोड़ा गया? 1 भाषा, सिंधी भाषा को, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 3 भाषा को फिर से, 4 भाषा को फिर से जोड़ा गया, बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार भाषा की संख्या कितना हो गया? 22। अनुसूची 8 था। अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि अधिग्रहण को जोड़ा गया, ठीक ना। अनुसूची 10, दल बदल अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया, ठीक ना। अनुसूची 11, पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में जोड़ा गया। और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था में विषय की संख्या कितना? विषय की संख्या 29। पंचायती राज के गठन की चर्चा अनुच्छेद कितना में? 40 में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब आया? 1961 में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर आया? चंपारण में। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर आया था? राजस्थान के नागौर जिला में। कब आया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। किसके अनुशंसा पर आया? बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर आया था। और बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर ही पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया है? त्रिस्तरीय किया गया, ग्राम, प्रखंड और जिला में। अशोक मेहता के अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था को कितना स्तर में किया गया है? 2 स्तर में, ठीक ना। तो ये था पंचायती राज। अनुसूची 12 क्या? नगर पालिका। नगर पालिका में कैमा संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 को शामिल किया गया। तो आपको शामिल किया गया है कैमा संविधान संशोधन के तहत 74वां संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? तो ये बात को हम लोग समझ गए। और ये अनुसूची 12 समझ गए। और इसमें नगर पालिका में बताया गया विषय की संख्या कितना था? 18, ठीक है। तो ये था हम लोग का अनुसूची। तो हम लोग पढ़ चुके हैं संविधान निर्माण, संविधान निर्माण की विशेषता के बाद हम बता चुके हैं आपको संवैधानिक स्रोत, संवैधानिक स्रोत के बाद हम लोग देख लिए क्या चीज? अनुसूची। अब हम लोग प्रस्तावना की ओर बढ़ेंगे और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आईना या जन्मपत्री भी कहा जाता है, ठीक ना, या संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे प्रस्तावना को, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ चुके हैं ना? प्रस्तावना को हम लोग ले लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक ना। पूरा प्रस्तावना को पहले पढ़ते हैं कि प्रस्तावना है क्या। चलिए ध्यान देंगे प्रस्तावना। तो हम 2 बार जब संवैधानिक स्रोत बता रहे थे उसी समय आपको प्रस्तावना के बारे में समझाए थे, ठीक ना। प्रस्तावना के बारे में क्या क्या समझाए थे? ये तो प्रस्तावना अपना उद्देशिका, इसको हम लोग देख लेंगे। पहले कुछ बात को आप लोग बताइए, ठीक ना। प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा। अमेरिका के संविधान से, ठीक ना। ठीक ना। प्रस्तावना जो किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर दिया जाए प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। आगे बताइएगा। चलिए प्रस्तावना के बारे में बताइएगा। प्रस्तावना को संविधान सभा के किस बैठक में प्रस्तुत किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? संविधान का निर्माण में हम बताएं, प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक ना। तो प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के तीसरा बैठक हो रहा था, उसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। क्लियर है? लेकिन इसे भारतीय संविधान का अंग कब बनाया गया? तो 22 जनवरी 1947, 50, यही याद कीजिए।
ठीक है ना। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग बनाया गया। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में बताइएगा कि जब प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया कब, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ध्यान देंगे, प्रस्तावना को संविधान का आईना कहा जाता है। कहा जाता है कि जहां से संविधान की धाराएं मौन हो जाती है वहां से प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। ठीक ना, यानी सामान्य स्थिति में संविधान का सहारा और विकट स्थिति में क्या चीज का सहारा लिया जाएगा, तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। ठीक ना, तो प्रस्तावना के बारे में ध्यान देंगे तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसके बारे में विवाद होते रहा। ठीक ना, तो 2-3 समिति का नाम आया था। एक गोलकनाथ समिति है, पहला ध्यान देंगे, ठीक ना। एक बेरूबारी समिति है और एक है कौन सा, केशवानंद। ये 3 समिति का नाम याद रखना है आप लोग को। ठीक ना, ये तीनों समिति के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि समिति के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, प्रस्तावना के बारे में समझिएगा कि बेरूबारी समिति कब आया था, 1960। और ये बेरूबारी समिति के द्वारा न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर है। दूसरा है गोलकनाथ समिति। गोलकनाथ समिति 1967। गोलकनाथ समिति कब, 1967। गोलकनाथ समिति के द्वारा भी संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया और इसके तहत भी इसमें संशोधन नहीं किया जाना था। ठीक है। एक आया केशवानंद बनाम भारती समिति कब, 1973। तो केशवानंद बनाम भारती समिति 1973 के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केशवानंद बनाम भारती समिति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक ना, यानी संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में, लेकिन इसमें एक निर्देश दिया कि मूल बातों को हटाया नहीं जा सकता बल्कि किसी बातों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। केशवानंद बनाम भारती समिति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग है अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल बात को परिवर्तित किए बिना किसी शब्द को इसमें जोड़ा जा सकता है। यानी मूल बात जो इसमें लिख दिया गया ये सब बात, इसको हटाया नहीं जा सकता बल्कि किसी शब्द को इसमें जोड़ा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अतः आगे चलकर केशवानंद बनाम भारती समिति के अनुशंसा पर ही आगे चलकर प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया और अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है। और वह कैमा संशोधन था, तो ध्यान देंगे 42वां संविधान हुआ संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और क्या संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। ठीक ना, 3 शब्द कौन कौन सा जोड़ा गया, तो ध्यान देंगे, पंथ निरपेक्ष, ध्यान देंगे, ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, सो यहाँ पर ध्यान देंगे, समाजवादी शब्द जोड़ा गया सो, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया सो, और एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अखंडता। ठीक ना, अखंडता, तो ये अखंडता शब्द जोड़ा गया। देखिए स्टार लगा हुआ है जहां पर जो जोड़ा हुआ है। ठीक ना, तो ये समाजवादी शब्द जो है सो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है इसको, और अखंडता को। ठीक ना, ये 3 शब्द जोड़ा गया कैमा संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो ध्यान देंगे समाजवादी, ठीक ना, एक ध्यान देंगे समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष इसी को ही धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं। ठीक ना, पंथ निरपेक्ष इसी को भी क्या कहा जा सकता है, धर्म निरपेक्ष। और एक क्या जोड़ा गया है, तो एक जोड़ा गया है क्या चीज, तो अखंडता। इसको आप याद कर सकते हैं पास। ठीक ना, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ठीक ना, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में कितने शब्द को जोड़े गए हैं, प्रस्तावना में कितने शब्द को जोड़ा गया, 3 शब्द, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। कैमा संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्लियर है। अब ध्यान देंगे प्रस्तावना के बारे में कि एक बात और ध्यान देंगे, 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में इतना संशोधन हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन को 42वां संविधान संशोधन को संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन को क्या कहता है, मिनी संविधान या लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक ना, इसे क्या कहा गया है, मिनी या लघु संविधान। ठीक ना,
और एक बात और याद रखेंगे कि संसदीय समिति जो होता है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सब समिति, तो संसदीय समिति को लघु संसद कहा जाता है, ठीक ना। लघु संसद किसे कहा जाता है? संसदीय समिति को। और ध्यान देंगे मिनी संविधान या फिर लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। तो यहां तक समझ चुके होंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझेंगे। संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस संविधान का अंक कब बनाया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ठीक ना। उसके बाद क्या बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस पर विवाद होते रहा और बेरूबारी समिति के द्वारा सर्वप्रथम याचिका दायर किया गया, तो इसको खारिज कर दिया गया कब? 1960 ईस्वी में। गोलकनाथ समिति के द्वारा 1967 ईस्वी में भी लाया गया, तो निर्णय दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद बनाम भारतीय समिति के द्वारा जब लाया गया 1973 ईस्वी में याचिका को, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी याचिका को स्वीकार किया और माना क्या कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल बात को हटाया नहीं जा सकता, बल्कि इसमें किसी बात को जोड़ा जा सकता है। क्लियर है? अतः 42वां संविधान संशोधन हुआ प्रस्तावना के लिए, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कितने शब्द को जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? पथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। क्लियर है? इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इतना बात समझ चुके होंगे प्रस्तावना के बारे में। अब समझिएगा, प्रस्तावना को हम लोग पढ़ते हैं और इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है। तो हम भारत के लोग जो शब्द है, यह अमेरिका के चार्टर एक्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि हम भारत के लोग, यानी समस्त भारत की शक्ति जनता के हाथों में नहीं थे, या केंद्र बिंदु भारत की जनता ही है, ठीक ना। तो ये हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब कि भारत आंतरिक मामला या बाह्य मामला में किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है, अपने आप में क्या है? मजबूत है, ठीक ना। समाजवादी यानी भारत के सभी चीज पर अपना नियंत्रण है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष यानी भारत का कोई दूसरा राज धर्म नहीं होगा, भारत एक सभी धर्मों को मानने वाला देश होगा, ठीक ना। भारत का कोई अपना एक खास राजधर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक किसे कहा जाता है? तो जब जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक ना। जो अब्राहम लिंकन का स्टोरी हम बताएंगे, अब्राहम लिंकन का कथन था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, ठीक ना। गणतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का चर्चा किया गया? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का चर्चा किया गया। और कौन कौन सा न्याय का चर्चा किया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा? तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक ना। इसके बाद ध्यान देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक ना। तो पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा, 3 प्रकार का न्याय का चर्चा, ठीक ना। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सा स्वतंत्रता? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? 5 प्रकार की। न्याय की कितने प्रकार की बात कही गई है? 3 प्रकार की। और एक अवसर की समानता, ध्यान दें, प्रतिष्ठा और अवसर। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो समानता कितने प्रकार की चर्चा की गई है? 2 प्रकार की समानता का चर्चा। और कौन कौन सा समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये तीनों बात हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। कौन कौन सा बात? तो ध्यान रखेंगे, पूछेगा कितने प्रकार की न्याय की चर्चा प्रस्तावना में की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, ठीक ना। ध्यान देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा, ठीक ना। स्वतंत्रता में देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। समानता कितने प्रकार की? तो 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो 2 प्रकार की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक ना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता कहने का मतलब कि भारत एक अखंड देश है, यानी भारत में जो राज्य है, संघ में राज्य सम्मिलित है, यानी राज्य को स्वतंत्र रूप से छोड़ा नहीं जाएगा, यानी राज्य अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानेगा, राज्य भारत के देश के संघ के अधीन ही रहेंगे, ठीक ना। तो एकता और अखंडता,
सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, दिनांक कितना 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी यानी विक्रमी संवत के तहत इसको लागू किया गया था। कौन सा संवत के तहत? विक्रमी संवत के तहत, ठीक ना, 2006 विक्रमी के एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते, ठीक ना। तो ये है प्रस्तावना हम लोग का। बताइएगा कि अभी जो भारत का कैलेंडर है किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत या शक संवत? शक संवत। अभी जो भारत का कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत। और शक संवत की शुरुआत जो किया गया था किसके द्वारा? कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक था राजा कनिष्क, इसी के द्वारा शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? 78 ईस्वी में। और शक संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब स्वीकार किया गया? आप बताइएगा। राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह में सब पढ़ाए थे हम आपको। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। कुछ याद नहीं रहता है। 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। इससे पहले भारत का जो कैलेंडर था, ध्यान देंगे, विक्रमी संवत पर आधारित था, ठीक है। तो ये था प्रस्तावना। इसके बारे में हम लोग और आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। जो चीज़ लिखाया जा रहा है ना, जो चीज़ समझाया जा रहा है उसको समझिए, ठीक ना। क्लास डेली बढ़ते चला जाएगा, पता चलेगा याद भी नहीं कुछ हुआ है, तो इसको समझिए। ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी ध्यान देंगे और हर चीज़ को एक अच्छा से नोट्स बनाएंगे, ठीक ना। क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। दरोगा का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम हो, इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है। प्रस्तावना जो पढ़े उससे 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा हर एग्जाम में, अनुसूची से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, संवैधानिक स्रोत से मिलेगा। ये सब चैप्टर पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर संविधान के बारे में नहीं जान रहे हैं आप लोग, फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो आपको क्या बोले, ठीक है, रहने दीजिए। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर।